हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पाकिस्तान को मत बेचें, पाकिस्तान पर रहम करें। 3 साल से दवाई, गंदम और चीनी वालों को लूट मार की इजाजत दी गई है कि अगर एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ पाकिस्तान नहीं चला सकता तो क्या मदरसा छाप या मदरसे के पढ़े हुए लोग क्या पाकिस्तान को चला सकेंगे? अब देखिए कि अगर ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट इमरान खान इस मुल्क को नहीं चला पाया, जिसको एक्सपोजर भी था, दुनिया का चीजों को नहीं समझ आया था, इस्लामिस्ट उसको रिप्लेस कर पाएंगे और वो क्या इस मुल्क की हालत बिगाड़ देंगे? क्योंकि यहाँ पे सियासी जमातें जो हैं वो उनको मजहब बेचना पड़ रहा है। अब अगर इस तरह इस्लाम पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स होगी और मेजॉरिटी यूथ क्योंकि अनपढ़ है, उनको चीजों की समझ नहीं है, तो ये क्या सिचुएशन होगी यहाँ पे? भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जो 5th जनरेशन वॉर है और भारत किस तरह से इसराइल से मिलकर पाकिस्तान की और हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जासूसी कराता रहा, पाकिस्तान ने खित्ते में अपना बड़ा पॉजिटिव और अहम किरदार अदा किया है। इसके अलावा कश्मीर का मामला देख लें, FATF, पाकिस्तान चीन ताल्लुकात पर अमरीकी दबाव और पहली कौमी सलामती पॉलिसी, इन तमाम मामलात पर हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पे नजर आए हैं। अच्छा, दिफाई और खारिजा पॉलिसी के हवाले से आप इस साल को कैसे देखते हैं? देखिए, खारजा पॉलिसी के लिहाज से बात कामयाबियां हैं, जिसमें कि आपने जैसे जिक्र किया कि अफगान सोल्यूशन हमारा जो हमने उसमें एक रोल अदा किया वो बड़ा पॉजिटिव था और बड़ा कामयाब रहा। उसके अलावा आप देखिए कि हमने ये OIC कॉन्फ्रेंस भी करवाई और अफगानिस्तान के जो इश्यूज हैं उनको बड़ा इफेक्टिवली हम दुनिया के सामने रखने में कामयाब हुए। ये बाद लोग कहते हैं कि वो हमें उसमें कोई जरूरत नहीं थी कि हम उनकी नुमाइंदगी करते, लेकिन नुमाइंदगी की जरूरत इसलिए थी कि अफगानिस्तान अगर डिस्टेबलाइज रहता है तो उसका पाकिस्तान को खमियाजा भुगतना होगा। तो इसलिए हमारी ये अपनी जरूरत है कि अफगानिस्तान को किसी न किसी तरह स्टेबलाइज किया जाए, लिहाजा हम उनके कॉज को उनको पूरी तरह एडवोकेट करते रहें। तो ये हमारी एक थी। फिर ये कोविड की वजह से करतारपुर का जो था हमारी अचीवमेंट वो काफी बंद रखना पड़ा और किया, उसमें भारत खुश था कि ये कर रहे इसी तरह, लेकिन हमने गुडविल मेंटेन की और दोबारा उसको फाल किया, करतारपुर कॉरिडोर खुल गया। ये हमारे लिए काफी मैं समझता हूँ कि एक अच्छा जेस्चर था। कश्मीर के मामले में हमारी पॉलिसी कोई अच्छी नहीं रही क्योंकि कश्मीर का किस्सा जो है वो हम उसको दुनिया में सामने लाने में कामयाब नहीं रहे। उस पे हमने वो सफारतकारी नहीं की जिसकी जरूरत थी और नतीजा ये अच्छा, सॉरी मैं जनरल साहब की बात काट रही हूँ। कश्मीर के हवाले से आप कह रहे हैं कि आप इतने सेटिस्फाइड नहीं हैं जो सिफारतकारी या कश्मीर के मामले में इस हुकूमत ने अच्छा परफॉर्म किया हो, लेकिन अगर हम इस हुकूमत की बात करें तो ये हुकूमत हमेशा कश्मीर के हवाले से क्रेडिट लेती दिखाई देती है और अक्सर ये कहते दिखाई देते हैं जो पुराने जो हुकूमतें थी, पुराने वज़ीर आज़म थे, उन्होंने तो कश्मीर पर हमेशा बात ही नहीं की। लेकिन इमरान खान से पहले वज़ीर आज़म है जिन्होंने आलमी सतह पर कश्मीर के मसले के हवाले से बात की, खुलकर इसको हाईलाइट किया। अभी मतलब क्या फ्लॉज रह गए हैं जिनको फिक्स करना जरूरी है आपके मुताबिक? यहाँ पे एक जो इशू है वो ये है कि जब आर्टिकल 370 इन्होंने एब्रोगेट किया, वो एक यूनाइटेड नेशन के अपने चार्टर की और उनकी जो रेजोल्यूशंस थी उसकी खिलाफ वर्जी थी। हमें वो अपॉर्चुनिटी यूज करके हमने सफारतकारी करनी थी कि दुनिया में हम अपने डेलीगेशन वगैरह भेजते और कोशिश करते कि आलमी राय जो है उस स्टेज के ऊपर उसको मुतहर्रिक किया जाता आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के खिलाफ, लेकिन वो हुआ नहीं। नतीजा ये कि आज हम तकरीबन एक स्टैग्नेंट पोजीशन पे खड़े हैं और कश्मीर के मामले में कोई पेशरफ्त हुई नहीं। तो 2 साल इसमें जाया हो गए। ये होना चाहिए था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हम पेशरफ्त करते। हमने उसको एक फेट कि इमरान खान साहब के टेन्योर में आप कुछ देखते हैं कि इस 1.5 साल में आइंदा तो पाक भारत ताल्लुकात भी बेहतर होंगे, ये यहाँ कोई बर्फ पिघलेगी? क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा इमरान खान साहब के लिए चैलेंज ये है कि ईरान से ताल्लुकात खराब हैं, मानते हम नहीं हैं, अफगानिस्तान में हुकूमत ही नहीं है, हम उनकी एडवोकेसी कर रहे हैं, इंडिया के साथ जीरो कोऑपरेशन है, कुछ भी नहीं है, चीन लहदा CPEC पे नाराज हुआ है। तो आप ये फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे इमरान खान साहब, उधर से बाइडेन साहब की अभी तक कॉल कोई नहीं आई। आपको मैं साथ ये चीमा साहब याद कराना चाहूंगा कि खान साहब ने सबसे पहले आके भैंसें बेची थी चीफ मिनिस्टर अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस की और दुनिया को मशवरा दिया था मुर्गियां और भैंसें पालें।
अगर ये हालात है तो उसमें मैं बताना चाहूंगा आपका मुस्तकबिल क्या है। मुस्तकबिल ये है कि सऊदी अरेबिया जो है वो कह रहे हैं कि वी आर बिकमिंग नेक्स्ट यूरोप, और आप क्या अगला सोमालिया बनना चाहते हैं, अफगानिस्तान बनना चाहते हैं? ये फैसला पाकिस्तानियों को करना पड़ेगा। ये पाकिस्तान के जो फैसला करने वाले हैं उनको सोचना पड़ेगा कि हमारी डायरेक्शंस क्या हैं। सऊदी अरेबिया आपके हरमैन शरमैन वो कर रहे हैं, खुले कॉन्सर्ट कर रहे हैं, मूवी थिएटर चला रहे हैं, और वो इस वक्त गर्दिश कर रही है अपना मोहम्मद बिन सलमान की वीडियो, जिसमें उन्होंने कहा कि वी विल बीट यूरोप इवन देन। सो वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं, और आप गारों की तरफ आपने सफर शुरू कर दिया जेयूआई को लेकर साथ, तहरीक लबैक पाकिस्तान को। तो ये सोचना पड़ेगा कि आप कहां जाएंगे। अगले दिन जो आपने सियालकोट में किया है एक इंसान को, मैं समझता हूं इस तरह जानवर भी एक दूसरे के साथ नहीं करते, नाउज़ुबिल्लाह, कि एक जिंदा इंसान को जला के सेल्फियां बनाई गई, और उनकी सजा का कोई सजा जजा तो है नहीं ना पाकिस्तान में, कि किसी को दहशतगर्दी के मामले में अगर किसी को मारना हो तो हफ्ते वाले दिन भी अदालतें खोल लेते हैं, लेकिन ना करना हो तो रेमंड डेविस जेल के अंदर से अप्लाई कर जाता है। मेरा मकसद ये तो फिर हजरत उमर की मिसालें, रियासत मदीना तो आप एक मजाक बन चुका है ना। आपके पास यू आर डायरेक्शन लेस राइट नाउ, और इन चीजों से खौफ करना चाहिए, डरना चाहिए। जेयूआई का जीतना, टीएलपी के साथ पीटीआई की सीट एडजस्टमेंट, ये एक खौफनाक ख्वाब की तरह सामने खड़ा है हर पाकिस्तानी के। और अगर यहां से आपके फैसला करने वालों ने सही तरीके से ना सोचा, तो आप गारों की तरफ जा रहे हैं, आप सोमालिया की तरफ जा रहे हैं। अब मुल्क खत्म नहीं होते। मैंने एक दफा किसी से बड़ी डिबेट की थी, उसने कहा था जी सोमालिया भी तो अभी खड़ा है। मैंने कहा मुल्क खत्म नहीं होते, लेकिन हर जिले के अंदर एक वारलॉर्ड बैठ जाता है, अपना टैक्सेशन सिस्टम बना लेता है, वो ये हो जाता है। और अल्लाह ना करे पाकिस्तान के साथ ये हो कि हर 10 मील के बाद एक बदमाश बैठ के सड़कों से टैक्स ले रहा हो, आपकी तलाशियां ले रहा हो, घड़ियां उतार रहा हो। तो ये आप बचे इन चीजों से, खुदा रहा। मैं समझता हूं कि आपके इस वक्त जो फैसला करने वाले हैं वो बड़े लिमिटेड से लोग हैं, उनको देखना चाहिए कि वेयर वी आर हेडिंग, हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, क्या हो रहा है इस वक्त। और दुनिया आपको देख रही है, बड़ी क्लोजली वॉच कर रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप जेयूआई जीती, आपका क्या ख्याल है, आपकी अमेरिकन एम्बेसी या ब्रिटेन एम्बेसी या दूसरी जो बैठी है वो वहां पे वो पकौड़े खाने आए, वो देख रहे हैं आपके अंदर क्या हो रहा है। इंटरनेशनल लोग देख रहे हैं आपका जनरल मैसेज का माइंडसेट क्या है। सियालकोट में आपने जिस तरह जिंदा इंसान को जलाया, आपका क्या ख्याल है, उसकी वीडियोस बाहर नहीं चली है, दुनिया देख रही है आपको, दे स्टडिंग यू, दे वाचिंग इट। आपका क्या ख्याल है, आपके साथ ट्रेड करें, क्या करेंगे, आप किधर जाएंगे ट्रेड के बगैर, आप आइसोलेशन में जाके आप किधर जाएंगे। आपने ओआईसी का इजलास बुलाया, उसका एंड रिजल्ट क्या निकला है, बताया ना, कितने डॉलर आपने लिए। आपने वहां पे अफगानिस्तान के बारे में कितने कंट्रीज ने, मुसलमान मुल्कों ने अफगानिस्तान को एक्सेप्ट कर लिया है, तस्लीम कर लिया, एक ने भी नहीं किया। तो ओआईसी या सारा कुछ, ये आपको सोचना चाहिए कि अब आप दुनिया आप पे इत्मीनान नहीं करती। आपने वो, अब मैं सोच रहा था आज जब आपके प्रोग्राम में आने से पहले, कि अब आपके जो डिसीजन मेकर हैं उनको सोचना चाहिए कि वो दिन गए जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे। अब दोबारा अफगानिस्तान वाली बात नहीं बननी। जब रशिया आया था तो कंटेनरों में डॉलर अब नहीं आएंगे भाई। अब जो टूटा फूटा है उस पर गुजारा करो, इतनी करप्शन करो कि आपके बच्चे भी लंदन में पढ़ते रहे, लेकिन यहां भी गरीब का बच्चा मरे ना सड़क पे आके। इतना सांस लेने दें पाकिस्तान को कि आप भी करें कुछ। मैं ये नहीं कहता क्योंकि आपके इस वक्त पाकिस्तान के बोन मैरो में घुस चुकी करप्शन, वो निकलना आसान नहीं है। अब मैं अगले दिन छोटी सी देख रहा था बात एक करने में, एक प्रोग्राम पाकिस्तान में बड़ा पॉपुलर ARY पे सरेआम उन्होंने प्रोग्राम किया। उन्होंने कहा जी देखें, जब आपकी महंगाई बढ़ती है, बाहर दुकानदार तो चीजें बढ़ा देते हैं, तो जो क्लर्क बादशाह बैठे हैं या पुलिस वाले बैठे हैं, उनकी तनख्वाहें तो नहीं बढ़ रही। उन्होंने घर का खर्चा किस तरह चलाना है, उन्होंने रिश्वत लेनी है। उस बंदे ने बात बिल्कुल सही पुलिस वाले ने की, उसने कहा जी मैं रिश्वत लेता भी हूँ, रिश्वत देता भी हूँ, हर जगह पे। मैं जब निकलता हूँ बाहर, पटवारी को भी पैसे देता हूँ, मैं बाहर निकलता हूँ हर एक को पैसे देता हूँ, मैं रिश्वत लेता हूँ तो रिश्वत देता हूँ। ये बाजार तो बंद नहीं होगा, मैं मान ली बात में। मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ आपकी एस्टेब्लिशमेंट से कि यार तुसी लंदन में आप डाके ना मारो, तो ना, वो तो रुकेगा नहीं। दुनिया को बुखार चढ़ा वो इंडो पैसिफिक, आपका इंडो चाइना है।